सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों कल के दिन बजाज फाइनेंस आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिखेगी। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न रहेगा कंपनी की Q4 के अर्निंग्स, और मैक्सिमम टाइम कंपनी की जो अर्निंग्स हमें देखने को मिले हैं वो मार्केट के क्लोज होने के बाद ही दिखे हैं। तो ड्यूरिंग द मार्केट फोकस में ज़रूर रहेगा बजाज फाइनेंस, बट अर्निंग्स का जो रिएक्शन है वो कल के दिन नहीं, हमें परसों के दिन देखने को मिल सकती है। अब इस Q4 से मार्केट की क्या उम्मीद है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, अभी रिसेंटली कंपनी ने जो अपने बिजनेस हाइलाइट्स हमें दिखाए थे उसके बेसिस पे उम्मीद तो है कि कंपनी डबल डिजिट का ग्रोथ रिपोर्ट करेगी, चाहे वो नेट इंटरेस्ट इनकम में हो जाए या फिर कंपनी के नेट प्रॉफिट में हो जाए। ठीक है, अब देखो नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट दोनों में मार्केट ने डबल डिजिट की ग्रोथ उम्मीद कर रही है, क्योंकि कंपनी का लोन ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिला है इस Q4 में। अब नंबर एग्जैक्ट होंगे कैसे, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल पोल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 9,660 करोड़ हमें दिख सकता है, जो कि अगर पिछले साल के Q4 से कंपैरिजन करें तो इसमें हमें 20% की जंप देखने को मिल सकती है। और वही अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर हमें 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल Q4 में कंपनी ने 3,825 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, बट इस बार प्रॉफिट आ सकता है 4,400 करोड़। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। बट दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको बजाज फाइनेंस सुधारने की कोशिश कर सकती है, और वो है कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ। अगर कंपनी के 5 साल के CAGR को देखोगे या फिर 3 साल के CAGR को देखोगे, चाहे रेवेन्यू का देखो या प्रॉफिट का देखो, तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि रेवेन्यू ग्रोथ जो हमें देखने को मिली है उसके कंपैरिजन में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें ज़्यादा देखने को मिला है। पिछले 5 साल का CAGR देखो, कंपनी के रेवेन्यू 24% CAGR से ग्रो किए हैं, बट वही प्रॉफिट 29% CAGR से ग्रो किए हैं। और पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ 48% से रही है, बट वही अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो उससे कम 27% की रही है। तो किसी भी कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले अगर प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा रहता है तो वो एक ज़्यादा अच्छी बात होती है, और पिछले 1 साल में वो बजाज फाइनेंस में हमें देखने को मिला नहीं है। पिछले 1 साल का ही रिकॉर्ड देखोगे तो बजाज फाइनेंस का रेवेन्यू 29% से ग्रो किया है, और वही प्रॉफिट मात्र 16% से ही ग्रो किया है। और इस बार भी मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन यही है कि नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी के 20% से ग्रो कर सकते हैं, बट वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर मात्र हमें 15% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसको हो सकता है कि बजाज फाइनेंस नेक्स्ट ईयर 2026 के फाइनेंशियल ईयर में सुधारती हुई दिखे। तो उन सारी चीज़ों को लेकर कंपनी के गाइडेंस क्या रहेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि इस Q4 के अर्निंग्स के साथ कंपनी आपको बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड भी देती हुई नजर आ सकती है, जिसको लेकर ऑलरेडी कंपनी ने ऑफिशियल अपडेट दे रखा है। अब देखते हैं कि किस रेशियो में बोनस, स्प्लिट या फिर कितना हमें डिविडेंड मिलता हुआ दिखेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। आप सभी को पता है कि ये एक NBFC कंपनी है। अब NBFC कंपनी का काम क्या होता है, लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंस करना, बट ये कंपनी सभी का फाइनेंस नहीं करती। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती है, और वो सेक्टर का नाम है रिन्यूएबल सेक्टर। यानी कि जो भी कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है उसको अगर फाइनेंसिंग का नीड होगा तो वो इरेडा से जाकर बात कर सकती है, और इरेडा उसके लिए हेल्प भी कर सकती है। इरेडा एक गवर्नमेंट कंपनी है इस वजह से भी। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद एक न्यूज़ तो हमें सुनने को मिला ही था, और वो न्यूज़ था गेंसोल इंजीनियरिंग का, जिसमें काफ़ी सारी इरेगुलेटरीज हमें फाइंड होती हुई देखने को मिली थी। गेंसोल इंजीनियरिंग के प्रोमोटर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगे थे, स्टॉक बुरी तरह से क्रैश होता हुआ देखने को मिला था, जिसके बाद इरेडा से रिलेटेड भी हमें बातें सुनने को मिल रही थी
कि गेंसोल इंजीनियरिंग के ऊपर जो डेट है उस डेट का कुछ हिस्सा इरेडा ने भी फाइनेंस किया है। अब इससे इन्वेस्टर्स के मन में एक खलबली मची हुई थी, क्या गेंसोल इंजीनियरिंग अगर ख़त्म होगी तो इरेडा को इससे प्रॉब्लम होगा। तो देखो प्रॉब्लम हो सकता है, बट वो प्रॉब्लम छोटा है या बड़ा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है उस ऑर्डर बुक के वैल्यू को अगर निकालोगे कि गेंसोल इंजीनियरिंग के डेट को, तो फिर बहुत छोटा नंबर निकलेगा। यानी कि इरेडा बहुत बड़ी कंपनी है। अब इतनी बड़ी कंपनी का इतना बड़ा ऑर्डर बुक और उसमें से अगर कुछ करोड़ अगर कंपनी ने दे रखा है गेंसोल इंजीनियरिंग को, तो ओवरऑल उसके कोलैप्स की वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स में थोड़े से इफेक्ट तो देखने को मिलेंगे, बट वो माइनर से इफेक्ट होंगे, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा इरेडा को भी लगता है। अगर ऐसा नहीं लगता तो इरेडा अभी जो न्यूज़ अपडेट की है वो न्यूज़ हमें पहले देखने को मिल जाती है। अभी न्यूज़ देखने को मिल रहा है दोस्तों कि इरेडा ने एक कंप्लेंट फाइल की है विथ EOW अगेंस्ट किसके, गेंसोल इंजीनियरिंग के। तब जब उनमें काफ़ी सारी इरेगुलेटरीज हमें देखने को मिली, जब इनके शेयर्स कोलैप्स होते हुए देखने को मिले और कंपनी के प्रोमोटर के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े एलिगेशंस भी लगते हुए देखने को मिले। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सुनने को मिल रही है, क्योंकि इरेडा अपने पैसा तो वापस लेना चाहेगी, बट वो पैसा अगर मिल जाता है तो अच्छी बात रहेगी, और नहीं भी मिलता है तो मेरे हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स में कोई ह्यूज चेंजेस हमें देखने को मे भी ना मिले। अब इरेडा ऑलरेडी काफ़ी बुरी तरह से गिर चुकी है। पिछले कुछ टाइम में 45% की करेक्शंस इस कंपनी में देखने को मिली है। अब ये करेक्शंस के बाद आपने देखा होगा कि गेंसोल इंजीनियरिंग के न्यूज़ के बेसिस पे भी इरेडा में कोई बड़ी फॉल देखने को मिली नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जितना उसके ऊपर डेट है उसका अगर परसेंट निकालोगे इरेडा के लोन बुक से कंपैरिजन करोगे तो कुछ भी नंबर नहीं निकलेगा। मतलब वो छोटा सा नंबर है जो इरेडा ने फाइनेंस किया है। तो इस वजह से इरेडा को प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हाँ इरेडा अगर पैसा वापस ले लेती है तो कंपनी के लिए ज़्यादा सही बात रहेगी। अब इस कंपनी के EPS कंसिस्टेंट आपको ऊपर देखने को मिले हैं। पिछले कुछ टाइम से वैल्यूएशन ज़रूर नीचे गए हैं, बट EPS में कंसिस्टेंसी है, और EPS में अगर कंसिस्टेंसी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। भले कंपनी 45% नीचे है तो भी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अगर अच्छी खासी गिरावट दिखाती है और उस बीच में कंपनी के नंबर्स कंसिस्टेंट अगर अच्छे आ रहे हैं तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंपनी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। बट अगर कंपनी गिर रही है, नंबर्स भी गिर रहे हैं, तब आपको रिसर्च और एनालिसिस करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इस वजह से आपको इरेडा में पैनिक वाला अगर माहौल लग रहा है तो वो माहौल थोड़ा सा आप चाहो तो दबा भी सकते हो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों दीपक नाइट्राइट की बात करें तो पिछले 3 साल से कंपनी तो स्ट्रगल कर ही रही है प्रॉफिट को बढ़ाने में, जो कि कंपनी से हो नहीं पा रहा है। 3 साल का CAGR नेगेटिव, 1 साल का CAGR नेगेटिव, और इसी वजह से स्टॉक प्राइस CAGR 1 साल का देखो या फिर 3 साल का देखो, दोनों आपको नेगेटिव देखने को मिलेंगे। और देखो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डेट भी इंक्रीज़ किया था जब Q2 का रिजल्ट कंपनी ने शो किया था, और पूरे फाइनेंशियल ईयर का हाफ बैलेंस शीट कंपनी ने जो अपडेट किया था वहाँ पर कंपनी के जो लॉन्ग टर्म डेट है वो लगभग 500 करोड़ से 550 करोड़ से 550 करोड़ से बढ़ते हुए देखने को मिले थे। अब इन सारी चीज़ों के बाद Q4 के नंबर्स अब हमें कुछ दिनों बाद दीपक नाइट्राइट के देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि इस बार भी नंबर्स कुछ खास अच्छे देखने को मिलेंगे नहीं, बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ टाइम में पिछले 1 साल की बात करें तो क्रूड ऑयल का प्राइस 24% गिरा है, और पिछले 1 महीने की बात करें तो क्रूड ऑयल का प्राइस आपको 12% गिरता हुआ देखने को मिला है। जिससे क्या होगा कि दीपक नाइट्राइट के जो रॉ मटेरियल हैं वो आपको सस्ते होते हुए देखने को मिलेंगे, और रॉ मटेरियल सस्ते होंगे तो इनके जो मार्जिन्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, और रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ है, पॉजिटिव है, सिर्फ मार्जिन्स अगर कंपनी इंक्रीज़ कर लेती है तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे स्टॉक भी आपको रिकवर करता हुआ दिखेगा। और प्रॉफिट अगर कंपनी के बढ़ते हैं, पैसा कंपनी के पास अच्छा खासा आता है, तो फिर कंपनी अपने जो डेट है उसको भी रिड्यूस करती हुई नज़र आ सकती है। तो इस बार Q4 के अर्निंग से तो मुझे कुछ खास उम्मीद है नहीं, बट हाँ 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी के मैनेजमेंट क्या कमेंट्री करती है अपने प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर, मार्जिन्स ग्रोथ को लेकर, या फिर बोल सकते हैं मार्जिन के रिकवरी को लेकर, या फिर अपने रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इस वजह से दीपक नाइट्राइट के इन्वेस्टर हो या फिर किसी अदर केमिकल कंपनीज़ के, इस बार सभी मैनेजमेंट के गाइडेंस पे ध्यान देना, क्योंकि क्रूड ऑयल काफ़ी अच्छे खासे प्राइस पे आ चुका है। अब यहाँ से केमिकल कंपनीज़ को फ़ायदा होगा ऐसा मुझे लगता है। बाकी अब देखते हैं मैनेजमेंट क्या बोलती है। अभी Q4 का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अपडेट हुआ है वहाँ पर प्रोमोटर और बोल सकते हैं FIs की स्लाइटली हमें बाइंग देखने को मिली है। बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट थोड़ी सी बाइंग है, इस वजह से इसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं।
बाकी और भी जो अपडेट होंगी उसकी भी बात हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।